तो फाइनली क्रंचीरोल ने अपने एनिमे अवार्ड्स 2025 को अनाउंस कर दिया है, जिसमें इस बार क्या क्या चेंजेस होंगे उन सब के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। और इसी के साथ क्या सोलो लेवलिंग की पेसिंग फास्ट हो चुकी है उसको भी मेंशन करेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे अपडेट्स भी है जिनको सुनकर आप लोग का मूड बन जाएगा, इसलिए आप लोग बस इस वीडियो को देखते रहो। और यहाँ पे हम लोग अपने सबसे पहले अपडेट के ऊपर बात करें, जो आता है अपने नन अदर देन सातोरू गोजो को लेकर। और हाँ, जिनको भी नहीं पता यहाँ पे मैं उनको बता देता हूँ कि जो अपने सातोरू गोजो है उसका आज बर्थडे है, और यहाँ पे अपने गोजो का बर्थडे है तो आप लोग विश कर सकते हो। अब वैसे अगर आप लोगों को गोजो की एज के बारे में जानना है तो यहाँ पे गोजो की एज को अगर हम लोग रियल लाइफ से कंटिन्यू करें तो अभी के टाइम में गोजो 35 ईयर्स का होता है। अब वैसे गोजो के बर्थडे के मौके पर आज हम लोग जुजुत्सु काइसेन की कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करें, जैसे एनिमे ऑफ द ईयर 2024 के अंदर क्रंचीरोल के 9 एनिमे अवार्ड्स को अकेले जुजुत्सु काइसेन ने जीता था। और इतना ही नहीं, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना जुजुत्सु काइसेन मोस्ट पॉपुलर एनिमे भी था, और बेस्ट सेलिंग मांगा अपना तीसरा टाइम जीजेके बना। एंड द विंसी मैगजीन के अंदर भी बेस्ट मांगा ऑफ द ईयर अपना जीजेके का मांगा था। और देखा जाए तो जुजुत्सु काइसेन 2024 के अंदर चाहे एनिमे हो या फिर मांगा, दोनों में ही बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है। और इतने कम टाइम में इतने सारे बड़े रिकॉर्ड्स बना पाना किसी भी एनिमे मांगा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए जुजुत्सु काइसेन को यहाँ पे रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए। अब वैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्रंचीरोल के एनिमे अवार्ड्स को मेंशन कर दिया है, तो यहाँ पे इसके बारे में जरा बात कर ले, क्योंकि यहाँ पे क्रंचीरोल ने अपने नेक्स्ट एनिमे अवार्ड्स यानी 2025 को अनाउंस कर दिया है। और जो नेक्स्ट ईयर एनिमे अवार्ड्स होने वाला है क्रंचीरोल का, तो उसके अंदर इस बार हम लोगों को कुछ बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे जो एलिजिबिलिटी पीरियड होगा क्वालिफाइड एनिमे के लिए, तो इसको यहाँ पे चेंज किया गया है। और किसी भी एनिमे को अगर इस अवार्ड के अंदर नॉमिनेट करना है तो वो जो टाइम पीरियड होगा वो अब अक्टूबर 1 2023 से लेकर दिसंबर 31 2024 तक रहेगा। और चलो एक अच्छी बात है कि ये फॉल 2024 को इंक्लूड करे, क्योंकि फॉल 2024 के अंदर बहुत सारे कमाल के एनिमेज आए हैं। और हाँ, इसका मतलब जितने भी दान के फैंस चाहते थे कि इसको एनिमे ऑफ द ईयर के लिए नॉमिनेट किया जाए, तो यहाँ पे अब चांसेस बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे हो सकता है कि दान को भी एनिमे अवार्ड्स के अंदर नॉमिनेट किया जाए। और वैसे तो इस एनिमे अवार्ड्स के अंदर 32 कैटेगरीज होंगी, तो होप करते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर हमारा ब्लिच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर भी जीत जाए। अब वैसे इस बार के एनिमे अवार्ड्स के अंदर कुछ न्यू कैटेगरीज को भी ऐड किया गया है, जैसे बेस्ट इसाकाई, बेस्ट बैकग्राउंड आर्ट, और इसी साथ में कुछ न्यू लैंग्वेज के वॉइस आर्टिस्ट को भी यहाँ पे अवार्ड मिलेगा, जैसे बेस्ट हिंदी वॉइस आर्टिस्ट अवार्ड। और हाँ, फाइनली इस बार क्रंचीरोल ने अपने एनिमे अवार्ड्स के अंदर हिंदी लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज किया है। और यहाँ पे जो हमारे हिंदी वॉइस आर्टिस्ट है उनको भी यहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा इस अवार्ड शो के अंदर, जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छी बात है इंडियन कम्युनिटी के लिए। अब वैसे अगर आप लोग जानना ये है कि ये एनिमे अवार्ड्स कब से स्टार्ट होगा, तो मैं आप लोग बता दूं कि ये एनिमे अवार्ड्स की जो वोटिंग होगी वो 3 अप्रैल से स्टार्ट होगी। और जहां तक बात करें अवार्ड शो के बारे में, तो ये अवार्ड शो वापस से टोक्यो के अंदर होगा, और 25 मई को जितने भी विनर्स होंगे उनका नाम अनाउंस किया जाएगा। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एनिमे अवार्ड्स 2025 सेट हो चुका है पूरी तरीके से। और होप करते हैं कि इस बार के एनिमे अवार्ड्स के अंदर यहाँ पे अपना जुजुत्सु काइसेन सारे अवार्ड्स लेके ना चला जाए, नहीं तो फिर अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे फिर से एनिमे फैंस बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इसलिए होप करते हैं कि इस बार बाकी एनिमेस को भी चांस मिले। अब वैसे आपके हिसाब से एनिमे ऑफ द ईयर किसको मिलना चाहिए वो आप लोग मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। और इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में, जो आता है अपना अटैक ऑन टाइटन। और जितने भी एओटी के फैंस है, यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि एओटी के फाइनल सीजन को एयर हुए अब 4 साल हो चुके हैं। और इसी के साथ जो अपना डीमन स्लेयर का सीजन 2 है, जिसके अंदर हम लोगों को एपिक लेवल की एनिमेशन देखने मिली थी, तो उसको आज से करीब 3 साल पहले दिखाया गया था। तो देखा जाए तो यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा ही जल्दी बीत गया, बट हाँ, इन सभी एनिमेस को हम लोगों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, जो यहाँ पे यही सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब वैसे हम लोग आगे भी एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपने कुछ मांगा न्यूज के बारे में, जो मेरे हिसाब से जितने भी एची एनिमे या फिर मांगा के फैंस है वो चाहे तो इस मांगा को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस एची मांगा का नाम है इमाइजुमी ब्रिंग्स ऑल द गर्ल्स टू हिज हाउस। और अगर आप लोग इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इस मांगा को ट्राई कर सकते हो। अब हालांकि आप लोगों को एची मांगा नहीं पढ़नी है, अगर आप लोगों को कोई एची एनिमे देखना है तो आप लोगों के लिए एक एनिमे भी मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। और इस एनिमे का नाम भी काफी ज्यादा लंबा है, इसलिए मैं इसके नाम को शॉर्ट में बोलूंगा, जिसका नाम है आई लिव एज एन एल्फ गर्ल्स पेट। तो यहाँ पे ये एनिमे बाकी एनिमे जैसा नॉर्मली होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके 2 वर्जन को स्ट्रीम किया जाएगा। पहला जो स्ट्रीम होगा वो अनसेंसर वर्जन किया जाएगा, और दूसरा एक सेंसर वर्जन रहेगा। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग इस टीवी एनिमे के कौन से वर्जन को ट्राई करोगे, क्योंकि अगर आप लोग मुझसे पूछोगे तो शायद मैं अनसेंसर वर्जन को ट्राई करूंगा। अब वैसे अपने जज्बातों को कंट्रोल पे रखते हुए यहाँ पे हम लोग बात करें एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसमें भर भर के एक्शन देखने को मिलेगा, और मैं बात कर रहा हूँ साकामोटो डेज एनिमे के बारे में, जिसका जो कोर 1 होगा वो आप लोग पता होगा कि 11 जनवरी से नेटफ्लिक्स के ऊपर स्ट्रीम होगा। और इसके कोर 1 के अंदर कितने एपिसोड होंगे वो आप लोग जानना है, तो मैं आप लोग बता दूं कि
कि इसके अंदर 12 एपिसोड नहीं होंगे, इसके अंदर 11 एपिसोड्स को दिखाया जाएगा और देखते हैं सेकंड कोर के अंदर ये लोग कितने एपिसोड को दिखाते हैं। अब वैसे एक और एनिमे का सीजन 2 आने वाला है जिसका इंतजार शायद आप लोग कर रहे होंगे। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ द एपोथेकेरी डायरीज के बारे में, जिसका जो सीजन 2 होगा जो हम लोगों को 10 जनवरी से दिखाया जाएगा, जिसमें आप लोगों को 2 कोर्स देखने मिलेंगे। तो इसके अंदर आप लोगों को भरपूर एपिसोड यानी 24 एपिसोड्स देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे द एपोथेकेरी डायरीज के जितने भी एनिमे फैंस है उनके लिए काफी ज्यादा अच्छी न्यूज हो गई। अब वैसे इन सब एनिमेस के अलावा अगर आप लोगों को बिल्कुल यूनिक एनिमे देखना है तो यहाँ पे आप लोग इस एनिमे को देख सकते हो, जिसके अंदर आप लोगों को बिल्लियां देखने मिलेगी। और ये कैट ज़ॉम्बी एनिमे होगा जिसका नाम होगा नाइट ऑफ द लिविंग कैट, जिसके टीवी एनिमे का हम लोग को एक न्यू ट्रेलर देखने मिला है और ट्रेलर के अंदर लिटरली सिर्फ बिल्लियां ही देखने मिली है। तो यहाँ पे आप लोग इस एनिमे को ट्राई कर सकते हो क्योंकि इस एनिमे का एक न्यू की विजुअल रिवील किया गया और इसी के साथ ये जो एनिमे होगा वो 2025 में एयर होगा। अब हालांकि नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जो अपने स्टूडियो मापा का एक ओरिजिनल एनिमे होने वाला है और इस एनिमे का नाम है जेंसु। और इस एनिमे का भी हम लोगों को एक न्यू ट्रेलर और एक न्यू की विजुअल देखने मिला, जहाँ पे इस एनिमे के अंदर हम लोगों को स्टोरी दिखाई जाएगी एक ओवरवर्क एनिमेटर के ऊपर। और हाँ, यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि मापा स्टूडियो वालों ने अपने ऊपर एक एनिमे बनाया है जिसको आप लोग 5 जनवरी से देखकर एंजॉय कर पाओगे। अब वैसे एनिमे के अलावा अगर आप लोग लाइव एक्शन देखना पसंद करते हो तो यहाँ पे एक एनिमे की लाइव एक्शन सीरीज अब स्ट्रीम हो रही है जो है अपने ओशिनोको की लाइव एक्शन सीरीज, और इसकी लाइव एक्शन सीरीज अब प्राइम वीडियो के ऊपर स्ट्रीम हो रही है जिसको आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और वैसे तो इस लाइव एक्शन सीरीज की एक सीक्वल मूवी भी आएगी जो जापानीज थिएटर के अंदर 20 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। अब वैसे लाइव एक्शन को साइड में रखो और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक न्यू गेम के बारे में बताऊं जो यहाँ पे एक गेम नहीं पूरा मिक्स वर्जन होने वाला है GTA प्लस एनिमे प्लस स्पाइडरमैन का। और ये जो अर्बन RPG गेम होगा वो इन्हीं गेम्स का एक मिक्स वर्जन टाइप का होगा जिसका नाम होगा अनाता। तो ये प्रोजेक्ट हम लोग को बहुत जल्द देखने मिलेगा जिसके लिए आप लोग इंतजार करो। और इसके बाद अब हम लोग बात करें अपने टोक्यो गोल के बारे में जिसको लेकर भी एक अपडेट निकल के आ चुका है और ये अपडेट जंप फेस्टा के रिगार्डिंग है, जहाँ पे टोक्यो गोल की टीवी एनिमे की 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए पीरियड वाले यहाँ पे जंप फेस्टा के अंदर एक स्टेज लेने वाले हैं और जो इसकी अनाउंसमेंट होगी वो 21 दिसंबर को होगी। अब हालांकि मेरे पास कोई होप तो बची नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको दिलासा दे पाऊँ कि इसका रीमेक आएगा, इसलिए अब जो भी अनाउंस होगा वो फ्यूचर में देखा जाएगा। लेकिन इसी के साथ यहाँ पे हम लोग बात करें एक और पॉपुलर सीरीज के बारे में जिसके गेम को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैन कर दिया गया और ये गेम अपना लिटरली हंटर का फाइटिंग गेम है जिसका नाम है नेन इम्पैक्ट। और इस गेम को अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैन कर दिया गया और रीजन क्या है वो है अपना हिसुका, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वालों को लग रहा है कि यहाँ पे ये जो एडल्ट मेल कैरेक्टर है वो यहाँ पे अंडर एज कैरेक्टर को सेक्सुअल वायलेंस क्यों दे रहा है। उसको देखकर ऑस्ट्रेलिया वाले इतने ज्यादा शॉक हो गए कि यहाँ पे उन्होंने इस गेम को ही बैन कर दिया। जो हाँ अपने हिसुका भैया तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक निकले जो अपने पेडोफाइल होने की वजह से यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस गेम को ही बैन करवा दिया, जो ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए तो बुरा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे अपडेट्स के ऊपर बात करते करते मैं आप लोग बताना भूल गया कि हमारे एनिमे अपडेट्स बस यही तक थे। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले हम लोग लास्ट एनिमे के बारे में बात करें जो आता है अपना सोलो लेवलिंग, क्योंकि इस चैनल की अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो को देखा होगा तो आप लोग पता होगा कि उसमें मैंने आप लोग बताया था कि सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के अंदर जीजू आइलैंड आर्क को भी कवर किया जाएगा। और जीजू आइलैंड वाले बात को सुनने के बाद काफी सारे फैंस यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी इतने आर्क को कैसे कवर किया जाएगा, क्योंकि जेजू आइलैंड आर्क बहुत ज्यादा आगे है मानवा के अंदर और इतने सारे चैप्टर्स को एनिमे के अंदर कवर कर पाना यहाँ पे इम्पॉसिबल है। बट यहाँ पे जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि एनिमे वर्जन के अंदर कई सारे सीन्स को कट किया जा रहा है और यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सोलो लेवलिंग के सेकंड सीजन की पेसिंग को फास्ट करने के लिए बहुत सारे मानवा के सीन्स को कट कर दिया गया और इसका लाइव एग्जांपल अपने सोलो लेवलिंग की मूवी जिसके अंदर हम लोगों को सीजन 2 के फर्स्ट 2 एपिसोड देखने मिले थे। और इस चीज को मैंने भी नोटिस किया था जब मैंने इसके सीजन 2 के फर्स्ट 2 एपिसोड को देखा, तो उनको देखकर यहाँ पे मैं थोड़ा सा हैरान था क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा कि इनकी पेसिंग कुछ ज्यादा ही फास्ट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सीन्स मुझे देखने को मिले नहीं। और यहाँ पे अब इस चीज को सोलो लेवलिंग के सोर्सेज ने भी कंफर्म कर दिया, जहाँ पे सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड के अंदर जो हम लोग को संग जिन्हो को दिखाया जाता है जो जिन्हा के स्कूल जाने से पहले अपने बालों को काटता है, कपड़े खरीदता है, उन सभी सीन्स को यहाँ पे कट कर दिया गया एनिमे वर्जन के अंदर। और जब संग जिन्हो रेड गेट के अंदर होता है तब यहाँ पे वो बाकी अपने दोस्तों को छोड़ के एक्सरसाइज करने चला जाता है। तब जब अपना संग जिन्हो पेड़ों के ऊपर एक्सरसाइज कर रहा होता है तब यहाँ पे उस सीन को भी एनिमे वर्जन के अंदर कट कर दिया जाता है। और इसके साथ में संग जिन्हो जो अपने शैडो भालू उसको नाम देता है, उस नाम देने वाले सीन को भी एनिमे वर्जन में कट कर दिया गया। और साला थिएटर में मैं इसीलिए सोच रहा था कि यहाँ पे एनिमे वर्जन के अंदर इतनी फास्ट चीजें कैसे हो रही है, क्योंकि अब मुझे पता चला कि मानवा वर्जन से एनिमे वर्जन में बहुत सारे सीन्स को कट कर दिया गया। और इन सीन्स को क्यों नहीं एनिमेट किया गया उसका रीजन तो साफ है, यहाँ पे सोलो लेवलिंग एनिमे वाले इसकी सीजन 2 की पेसिंग को फास्ट रखना चाहते हैं। और इन सब चीजों से एनिमे बेकार तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इनका ज्यादा इंपैक्ट होगा। अब हालांकि एनिमे अडेप्टेशन का अलग ही मजा है, क्योंकि एनिमे की जो एनिमेशन है वो काफी सही है, इसलिए पेसिंग को तेज कर दिया गया वो अलग बात है, बट एनिमेशन आप लोगों को टॉप नॉच देखने मिलेगी। तो होप करता हूँ कि जो आपका पिछले वीडियो से डाउट होगा कि यहाँ पे जीजू आइलैंड आर्क को कैसे कवर किया जाएगा, तो वो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो इस पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मैं मिलूंगा आप लोगों से
आपसे बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड पीस आउट।